अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और धचका। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप से कबल 2 T20 मैचेस खेलने का फैसला किया था। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों और मुआवन अमले की जहनी और जिस्मानी फलाह उनकी अवलीन तरजीह है। वो समझते हैं कि इन हालात में दौरा करना मुनासिब नहीं। इंग्लैंड टीम ने 2005 में पाकिस्तान का आखिरी बार दौरा किया था। वफाकी हुकूमत ने गुज़िश्ता 48 घंटों में इंग्लैंड की टीम को दौरा पाकिस्तान पर राजी करने के लिए बाकायदा राब्ता किया और सफारती ताल्लुकात इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया था। सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर दोनों बड़े मुल्कों का खेलने से इनकार एक बार फिर पाकिस्तान का इमेज और खेल दोनों की साख दाव पर है। टीम की बाकायदा रवानगी से कबल वजीर आजम इमरान खान ने जाती तौर पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम को राब्ता करके उन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की एक बेहतरीन एजेंसी है और मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। न्यूजीलैंड के ऑफिशियल्स ने भी हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बगैर तमाशियों के मैच खेलने की भी पेशकश की गई और इसके बावजूद वजीर आजम जसिंडा ने दौरा मनसूख करने का फैसला बरकरार रखा। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सदारती सतह की सिक्योरिटी फराहम की। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के चारों अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जा चुके थे। रावलपिंडी पुलिस के 400 और ट्रैफिक पुलिस के 350 एहलकार, जबकि क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ और रूट की इमारतों पर माहिर निशानबाज तैनात कर दिए गए थे। तमाम तर फूल प्रूफ इंतजाम के बावजूद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पहुंचकर खेलने से इनकार कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा मुलतवी होना एक साजिश है और हमारे इदारों के पास किसी किस्म की सिक्योरिटी थ्रेट की इतला नहीं थी। किसी इदारे के पास कोई थ्रेट नहीं है, न थ्रेट मसूल हुई। इतनी न्यूजीलैंड में फोर्सेस नहीं होंगी जितनी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम के लिए सिक्योरिटी मुहैया की। वो साबित हो गया कि जो ईमेल आई है वो भी उनके जाने के बाद आई है। ये कहना था वजीर दाखिला का कि बहरहाल जितनी हम लोगों ने सिक्योरिटी फराहम की थी इतनी तो फौज भी नहीं होगी न्यूजीलैंड की, और ये इसको एक साजिश के तौर पे देखा जा रहा है। नाजरीन, एक तरफ तो सीरीज के 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैच मनसूख होने से पाकिस्तान को $1 मिलियन की से ज्यादा का नुकसान हुआ है, और दूसरी जानब हम देखते हैं कि इस वाक़े का बराह रास्त ताल्लुक इस खित्ते में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत की बिला वास्ता हमायत पर न्यूजीलैंड के इस फैसले को पहले द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल के तौर पर देखा जा रहा है। और इस साल वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान का दौरा करना था कि जबकि अगले साल जनवरी में पाकिस्तान सुपर लीग 7 होगी। इसके फौरन बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। क्या ये सारे दौरे, ये मैचेस इसी तसलसल से हो पाएंगे? स्पेशली एक डोमिनो इफेक्ट के तौर पर जब हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड, क्या हम एक बार फिर उस नाजुक मोड़ पर खड़े होंगे कि जहां दुनिया रियासत पाकिस्तान को बतौर सिक्योरिटी थ्रेट देख रही है? बात करते हैं फास्ट बॉलर एंड साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर से। शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फरमाइएगा कि आपको ताज्जुब हुआ इस फैसले से राइट आफ्टर न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम ने भी आने से इनकार कर दिया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं राइटिंग ऑन द वॉल ना, रिटन ऑन द वॉल कि उन्होंने नहीं आना। ये मिले हुए सारे आपस में, और इसलिए मिले हुए हैं कि देखिए अगर न्यूजीलैंड ने मना कर दिया तो आपको ख्वाब आई है कि जी पाकिस्तान के हालात खराब हैं? आप आके चेक तो करें, आप देखें तो सही, आप अपनी असेसमेंट करें, फिर उसके बाद फैसला करें। आपने सिर्फ उनकी सिक्योरिटी कंपनी से आपने ये कर दिया है कि जी उनकी सिक्योरिटी कंपनी का हम भी इस बात को मानेंगे। बस ठीक है जी, अब क्या कर सकते हैं। मैं ये तो मुझे पता था होना है, और बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, रियली डिसअपॉइंटिंग। जब हमें एवैक्यूएट करने होते हैं बंदे 5 से 10 हज़ार, हाँ जी, वहां से PI की फ्लाइट जिसको बैन करते हैं, जिसको री राउटिंग के लिए इजाजत नहीं देते, उसको राउट की इजाजत देते, सेफ्टी का पहलू डाल देते हैं, वही फ्लाइट इनकी सबसे पसंदीदा बन जाती है, वही लोग उनके पसंदीदा बन जाते हैं। जब मार के PIM बैठ के आगे अफगानिस्तान से 5 से 10 हज़ार बंदा इस्लामाबाद में घूम रहा था, तब थ्रेट नहीं थी क्या? सब क्या गोरा न्यूजीलैंडर ऑस्ट्रेलिया नहीं था बीच में? क्या फ्रेंच नहीं थे बीच में? सब कुछ थ्रेट थी कि नहीं थी? तो लेकिन यार बड़ी अफसोस की बात है जब हमें जरूरत पड़ी है। मगर शोएब, सरबरा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो है डेविड वाइड, उन्होंने तो बारहा दो टोक कहा कि जिस किस्म की एडवाइस हमें दी गई थी उसके बाद रुकना नामुमकिन था। खतरात की तफसीलात ना ही वो कहते हैं कि अवामी सतह पर हम शेयर करेंगे, ना ही पर्सनली की जाएंगी। बस इतना उन्होंने कहा कि कह सकता हूं कि टीम को एक बड़ा मखसूस, स्पेसिफिक और काबिल यकीन खतरा था। इज दैट नॉट इनफ फॉर अस? कोई पता नहीं जी,
हमने कोई 30,000 बंदा एवैक्यूएट कर लिया है जी। सारे गोरी चमड़ी वाले थे। वो ठीक है, डिप्लोमेट्स यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ पे फॉरेनर्स घूम रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है। 2-3 हफ्ते पहले तो कोई थ्रेट नहीं है जी, ना अमेरिकन फौजियों को है ना किसी और को है। इनकी कोई लॉजिक समझ नहीं आई, कोई रीजनिंग समझ नहीं आई। ये कोई पर्चा पकड़ाएंगे हमें हफ्ते के बाद, 10 दिन बाद कि किस किस्म की थ्रेट थी इनके पास। बट सो फार इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए महर देखें, इमेज ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग था। हमें बीच चौराहे में आके इन्होंने मारा है आके, और जहाँ पे हम बड़ा ठीक ठाक किस्म के जलील हो गए हैं। और इसकी जितनी भी हमारी एफर्ट थी 15-20 साल की एफर्ट, वो उन्होंने 1 मिनट में इतना नुकसान श्रीलंका के टूर से नहीं हुआ, जब अटैक हुआ था श्रीलंका के, जितना इसकी वजह से हो गया हमें नुकसान। और जो हमारी सारी मेहनत थी किया धरा, वो हमें मुंह पे तफा मार के चले गए। अब इसकी समझ कुछ नहीं आई हमें, क्या उन्होंने किया, क्यों किया। बट बात यह है कि अब अगर आपने रिवेंज ही लेनी है तो वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है मेरे ख्याल 26 को इनके साथ, तो मेरे ख्याल में उनको उधर फेंटी फूंटी लगाएं वर्ल्ड कप के दिनों में और अपना बदला उतारें, यही हो सकता है। मगर शोएब, पीसीबी की साख और कोशिशों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, पीसीबी को धचका लगा है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्रेडिबिलिटी को मुतासिर कर दिया है कहा जा रहा है। एंड देन इंग्लैंड, जो अभी खबर आई है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमारी एजेंसीज के साथ शेयर होंगी, ये कहा गया कि करिए, बल्कि कि हम देखें कितनी ये रियल हैं और उसको मिटिगेट हम कर सकें। पीसीबी का ये कहना था कि हमें नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया, ये एक तरफा फैसला था। आईसीसी इजलास से पहले अब लॉबिंग करने की बात की जा रही थी, अभी भी बाअसर खिलाड़ियों से राब्ता किया जा रहा है। क्या ये सारे इकदाम आधे इनफ, क्या ये काफी होंगे? अब देखिए, पहली बात तो है महर, पहले अपना घर स्ट्रांग करना पड़ेगा आपको अपने। मैं अब उसको बात की थोड़ी सी बुनियाद बता देता हूँ आपकी। जब आपका घर तगड़ा होगा, जब आपकी फर्स्ट क्लास तगड़ी होगी, जब आपके बच्चों के पास पैसा होगा, जब पीसीबी एज अ पीसीबी रन नहीं होगा, कॉर्पोरेशन रन होगी, जब आपका पैसा होगा, आपके पास 100 बिलियन आपके अकाउंट में पड़ा होगा, तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी भी मुल्क के ऊपर, ना हिंदुस्तान के ऊपर, ना आईसीसी के ऊपर। भाड़ में जाएंगे अगर नहीं खेलते हमारे साथ सीरीज इंडिया वाले, अगर नहीं खेलते हमारे साथ न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खेलते। अगर मैं यहाँ पे चेयरमैन होता तो मैं सीधी स्टेटमेंट देता कि मैं आज के बाद न्यूजीलैंड के साथ इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेल रहा। लेकिन उसके लिए मेरे घर में पैसे होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब अगर आपको हमारी एजेंसीज पे एतबार नहीं है, आपने वहां पे भी आपने उजलीलो ख्वार कर दिया हमारी एजेंसीज को भी। पूरी दुनिया में नंबर 1 आईएसआई की एजेंसी है जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, दुनिया मानती है। आपने उनकी भी बात को भी रद्द किया। आपने एसएसजी के कमांडो लगे हैं, उनके भी बात रद्द किया। 4000 पुलिस वाले लगे हैं, उनकी बात को रद्द कर लिया। फिर प्राइम मिनिस्टर की बात को रद्द कर दिया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आपने इतना बुरा सलूक हमारे साथ किया क्यों। और दूसरी बात यह है कि जब हम आपके घर जा रहे हैं क्राइस्ट चर्च में, वहां पे तो ओपन थ्रेट है। लोग आपको गन के समेत पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां मार रहे हैं, और हम आपके साथ, उसके बाद आपके साथ जाग खड़े हुए हैं, और हम आपके साथ भी दे रहे हैं। इंग्लैंड को प्रॉब्लम होती है मिलियन पाउंड्स के, अगर उनको लॉस होता है तो हम कोविड के दिनों में चले जाते हैं उनके पास, हम उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। भाई बात यह है कि जब हम आपके साथ खड़े हैं, आज हमें हमारी इमेज की जरूरत है। हमारे क्रिकेट का मसला नहीं है ये हमारे मुल्क की इमेज का मसला था, हमारे एजेंसी की इमेज का मसला था। लोगों का जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उस नैरेटिव में आपने हम मदद क्यों की दुनिया की। मुझे तो इस चीज का गुस्सा है कि आपने क्या इतना हमको गया गुजरा समझा हुआ है कि क्या आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे 30,000 बंदा घूम रहा है, अमेरिकन फौजी भी घूम रहा है, डिप्लोमेट्स भी घूम रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से लोग भी घूम रहे हैं, उनको कोई थ्रेट नहीं है। आप वखरे बंदे आए हैं जिनको आपको थ्रेट नजर आ गई है, और आपने ऐसा फैसला किया कि 10 मिनट पहले, टॉस होने के 10 मिनट पहले आपने कहा जी नहीं हम घर जा रहे हैं। तो इस बात को लेके महर, मैं तो चाहता हूं अगर मैं होता स्टेटमेंट देता, छोड़े आईसीसी को, लॉबिंग को छोड़े, लॉबिंग शॉपिंग को, अपने पैसे घर पे बनाए, और मैं सीधा, मेरे पास पैसे होते तो मैं न्यूजीलैंड को कहता भाई आपके साथ हमने सीरीज नहीं खेलनी आंदा, आप बैठे अपने घर पे, हमने आपके साथ सीरीज नहीं आंदा खेलनी, जब वक्त आएगा तब देखेंगे। पब्लिकली अपोलोजाइज करें आपने जो मैसअप किया। अगर आपको खतरा था तो बताएं हमारी एजेंसी को, अगर आपको मसला था
ना बोर्ड को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना हमारी एजेंसी को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना हमारी हुकूमत को कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं, ना आप वजीर आजम को। कई सवाल अब उठते हैं ना, कर क्या रहे हैं? शोएब देखिए कई सवाल उठते हैं। एक तो आप इमेज की बात करें, दैट इज अ नीड एब्सोल्युटली, बट हाउ डज इमेज ट्रम्प सिक्योरिटी? अब नहीं हो सकता ना, सिक्योरिटी है अव्वलीन तरजीह अभी, और किस किस का बॉयकॉट करेंगे? क्योंकि देखिए ना, अब टीम्स की तो गलती है नहीं। केन विलियमसन ने बहरहाल कैप्टन जो है उन्होंने बड़ा सख्त मायूसी का इजहार किया है। देखिए न्यूजीलैंडर्स जो एज अ नेशन है ना जी, मैं जितना उनके मुल्क में गया हूँ, खेला हूँ, उनके पास बड़े जबरदस्त लोग हैं। ये उन बेचारों की जो 90% जो आवाम है उनके, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये 10% की जो क्रीम है, ये पता नहीं किसके हाथों में खेल रही है, ये किसकी एजेंसीज के हाथों में खेल रही है, और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा के चले गए। मुझे तो ये समझ नहीं आई किन के हाथों में खेल गए हैं। और मैं इसको कॉन्स्पिरेसी इसलिए समझूंगा यार कि मुझे कुछ समझ नहीं आई। आप वेट कर लें, एक आधा दिन वेट कर लें, आप घंटा वेट कर लें, एक आधा दिन वेट कर लें, एक आधा वन डे खेल लें, फिर चले जाएं। आपने तो ऐसे उठा के भागा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कितना को मिसाइल अटैक हो गए हैं, पता नहीं कौन सा 9/11 हो रहा है, कोई जहाज आके लगने लगे आपके ऊपर। ठीक है, मगर शोएब आपको याद होगा 18 साल कबल कराची के शेल्टन होटल के बाहर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड टीम की मौजूदगी में हमला हुआ था, और आज पाकिस्तान एक बार फिर 20 साल पीछे चला गया है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग कंस्पिरेसी कैसे है मैं नहीं समझ रही, बिकॉज कीप इन माइंड देयर इज अ पॉलिटिकल डायमेंशन टू दिस। अफगानिस्तान की गैर यकीनी की सूरत हाल है जिससे हम मुतासिर हो रहे हैं अब, और 5 मुल्क की इंटेलिजेंस इत्तेहाद ने न्यूजीलैंड टीम को दौरा खत्म करने का कहा है। 12 घंटे की मुशावरत हुई है, इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, ब्रिटेन, इन सब की इंटेलिजेंस मौजूद है। सो हाउ डू वी काउंटर दैट? बिल्कुल होगी इंटेलिजेंस। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोई फेक शॉट खेल के वो चले गए हैं, या कोई उन्होंने फॉल्स कॉल पे चले गए हैं, होगी, लेकिन टेक अस इनटू द कॉन्फिडेंस फर्स्ट। ठीक है, लेट अस ये नो बात वी आपकी शुड सही है। बिलीव आवर एबिलिटीज दैट वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टॉप नॉच एजेंसीज इन द वर्ल्ड। कि आपको इतना भी एतबार नहीं कि जब वज़ीर आज़म आपको कह रहा है कि हम आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो आपको इतना भी एतबार नहीं कि हम दे सकते हैं। उसके बावजूद आपने हमें बीच चौराहे में खड़ा करके आप भाग गए। दूसरी बात यह है महर के देखें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, 18 साल पहले मैं उसी टेस्ट मैच में था, मेरे सामने सुसाइड अटैक हुआ, मैं खिड़की के सामने खड़ा हुआ था, मैं बूट पहनने के लिए मैं साइड में बैठा, वो आग निकली है और शीशे बेड में जाके खुबे हैं, और मैं मर भी सकता था उसमें, और वो सारे शीशे टांगों में लगे हुए थे, वो पेट में भी लग सकते थे। लेकिन वही सिमिलर फीलिंग, जिटरी फीलिंग जिसे कहते हैं, वो सेम फीलिंग मुझे वापस आई जब ऑल ऑफ सडन कहा जी हम जा रहे हैं। तो मुझे लगा 18 साल पहले मैं वहीं खड़ा हूं जहां पे न्यूजीलैंड पहले छोड़ के गई थी, और जिस तरह ये न्यूजीलैंड ने किया, इनके पीछे पता नहीं कौन है। मुझे तो अब पूरा शक पड़ रहा है कि ये इनका फैसला नहीं है। बहरहाल मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ फॉर माय ओन कंट्री। द इमेज ऑफ माय कंट्री हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय one of the team of absolutely। मगर वेरी इंटरेस्टिंगली वजीर दाखिला का ये कहना है शेख रशीद साहब का कि अचानक मुलतवी होने से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, इसलिए पाकिस्तान कानूनी चाराजोई कर सकता है। डू यू थिंक वी शुड परस्यू दैट? कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको भी बता देता हूँ, मैं ये गेम 22 साल से खेल रहा हूँ, मुझे 14 साल मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, 22 साल से मैं ICC को जानता हूँ। ICC डज नॉट रन और गवर्न एज पर योर विशेस। ICC गवर्न जो होती है वो पैसों के थ्रू होती है। 8-9 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। पैसा कहां से आता है? हिंदुस्तान से। आप पर मार सकते हैं उनके सामने? नहीं मार सकते। आप boils down to money and power ना, आप नहीं लगा सकते। फॉर दैट मैटर आप ये भी एहतजाज नहीं कर सकोगे यार कि न्यूजीलैंड, अब वो कहते नहीं हमें ICC में बात करनी, क्या बात करेंगे आप? वो कह जी स्टेट मैटर था, वो कह टेररिस्ट अटैक की थ्रेट थी, तो आपके पास जवाब भी नहीं होगा। कानूनी चाराजोई कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको भी बता रहा हूं। इससे बेहतर है महर अपना घर ठीक कर लो, और कोई चारा नहीं आपके पास। जिस तरह साउथ अफ्रीकन 30 साल आइसोलेशन में रहे, उन्होंने अपनी क्रिकेट भी चलाई, डोमेस्टिक भी चलाया, पैसे भी बनाए। मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि देखें, बातें नहीं है। पाकिस्तान में आज 4 PSL की नई टीमें लॉन्च हो और उनको फोन करके समझाया जाएगी हमें पाकिस्तान में हमें PCB बैंक खोलना है, हमें 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 4 PSL की टीमें लॉन्च करके आप उनसे एडवांस पैसे लें 5 साल के, बिलियन रुपीस की टीम बेचें, आप PCB बैंक खोलें, आप अपनी मेंबरशिप खोलें, आप PCB फेस्ट कराएं, आप कॉन्सर्ट्स कराएं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, मेंबरशिप लॉन्च करें, आप कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज्म को भी इंटीग्रेट करें, आप अपनी मीडिया को भी इंटीग्रेट करें इसके बीच में, तो पैसा बन सकता है। मैं
मुझे सिर्फ ये होता है कि हमारा बच्चा पल जाए और हम इस जगह पे जाकर खड़े हो जाएं जहां पे हमें कोई बार बार ये ना कह सके जी हमें 10 मिनट पहले थ्रेट आई है, हम नहीं कह सकेंगे यार तुम जब आ रहे थे तो तुम्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी, तब तो हालात तो बहुत ज्यादा खराब थे अफगानिस्तान के, तब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस भी आपको मिल गई, तब तो एक के बाद दीगरे अटैक्स हो रहे थे, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने आपको क्लियरेंस भी दी, आपके लोग भी यहाँ पे आए, फिर आके सारा कुछ होते हुए और 10 मिनट पहले मैच से पहले आपने कहा जी हम होटल वापस जा रहे हैं जी, होटल में जाना जी, हमने मुझे चार्टर फ्लाइट चाहिए जी, बच्चों की तरह आपने रोना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल मैन. You know, when it comes to me, that is fine. I'm going to forgive that. Yeah, but not for the country. When it comes to my country, I'm not going to bear that because you know it is the slap of my country's image. मगर शोएब अब तो देखे ना इंग्लिश टीम ने भी फैसला अपना सुना दिया है. 24 घंटे कह रहे थे कि बड़े अहम है, उतना भी नहीं वेट किया. दैट मीन्स इट वाज सो सिंपल फॉर देम. आगे का पूरा स्केड्यूल अब मुझे लगता है कि इसी तरह डोमिनो इफेक्ट की तरह एवरीबॉडी विल कैंसिल नाउ. देखिए मैर है तो सारे बीच में से एक ही है ना, जो सिक्योरिटी कंपनी इनकी इनको एडवाइस करती है वो इंग्लैंड को भी करती है, और अमेरिका के थ्रू ये तीनों का पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के सारे कंपनी के साथ पैक्ट है इनका. इस वक्त इतना अशद जरूरत है हमें इंग्लैंड का उतर जाना यहाँ पे पाकिस्तान पे कि आपकी सोच होगी. मैं अब तो क्या कर सकते हैं, मैं इस वक्त मिनट तरला कर लेता बोरिस जॉनसन का और पूरी अपनी मशीनरी लगाता कि इस वक्त पाकिस्तान में टीम आए, बेशक 3 दिन के लिए आए. ये इस्लामाबाद क्लब में ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है, सरीना सामने है, आके सामने प्रैक्टिस करें, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको. आप जिस दिन मैच हो आप खेल के चल जाएं, बिकॉज दे नीड टू लैंड हियर समहाउ. I really would want England to come down here now. We all want it. It is it's not happening. Pakistan, that the country needs to land here, and foreign country needs to land here to play cricket against Pakistan. मिल बांट के सारों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तो हम ये भी बर्दाश्त कर लेंगे. और we trying to stand on our feet once again कि यार हम अपना घर बेहतर कर लेते हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं रखते और घर बेहतर करते हैं, पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं जिससे पैसा रेवेन्यू जनरेशन आए. और वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ठीक करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन ठीक करके फैंटी लगाए हिंदुस्तान को भी और फेंटा दे इसको न्यूजीलैंड को, ठीक ठाक मार्जिन से ये मैच जीते ताकि हमारे दिलों को तसल्ली हो. शोएब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे. आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है नाज़रीन. 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो हमारे उसके दरवाजे हम पर बंद हो गए. 6 साल हमारे स्टेडियम्स बंद रहे और उसके बाद हमने देखा कि 6 साल स्टेडियम्स बंद रहने के बाद न्यूजीलैंड 18 साल बाद इधर सीरीज खेलने आ रहा था. इंग्लिश टीम 16 साल बाद दौरा करने पहुंच रही थी. एवरीथिंग सीम्स टू हैव बीन कैंसल्ड नाउ. पाकिस्तान अब कैसे आगे बढ़ेगा, क्या चैलेंजेस होंगे, पीसीबी को अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत है. एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे. इदारे हुकूमत के निशाने पर हैं, बात करेंगे फवाद चौधरी साहब से. स्टे विद अस. वफाकी वज़रा ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर सवाल उठाते हुए उन्हें शदीद तंकीद का निशाना बनाया. लेकिन आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं. इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं. और मरियम सफ्तर ने जो बातें की उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो कि किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया. हमें पता था कि बड़े मियां उसके जेब की आप घड़ी है, तो बड़े मियां छोटे मियां भी माशाअल्लाह उसके हाथ की छड़ी है. कल वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अपोजिशन की ज़बान बोलने का इल्ज़ाम लगाते हुए मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें और सियासत करें. चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तंकीद वो वफाकी वज़रा कर रहे हैं कि जिनको इलेक्शन कमीशन पहले ही नोटिस जारी कर चुका है. मगर ये मामला सिर्फ वज़रा और इलेक्शन कमीशन का नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बयानिया को हुकूमत का बयानिया ऑफिशियली करार दिया जा रहा है और इसका एतराफ़ खुद वज़ीर इत्तलात कर रहे हैं. जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर देखिए मैं करता हूँ, मैं अंडर द इंस्ट्रक्शंस कर रहा होता हूँ. ये नहीं है कि मेरी कोई ज़ाती ओपिनियन नहीं होती. आई रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आई रिप्रेजेंट कैबिनेट, और जो कैबिनेट की सोच होती है, हुकूमत की सोच होती है, वही मैं आप तक जो है वो पहुँचा रहा होता हूँ. सो इट्स नॉट इन पर्सन.
हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये बयानियां क्यों बना रही है? हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम हुकूमत के तजवीज़ करदा 3 नामों में से एक था और पार्लिमानी कमेटी के जिसकी सदारत डॉक्टर शेरी मजारी कर रही थी, इस कमेटी में सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इतफाक किया गया और इसके बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मियां साहब की जेब की घड़ी और छोटे मियां साहब की छड़ी करार दिया जा रहा है। हालांकि यही वजीर आजम इमरान खान थे कि जो कुछ अरसा कबल इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तारीफ करते ना थकते थे। इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर उठते सवालात बुनियादी तौर पर वजीर आजम के फैसले पर सवाल नहीं? ये दुरुस्त है कि सिकंदर सुल्तान राजा के ससुर सैयद मेहदी मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। सिकंदर सुल्तान साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दौर में डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और पासपोर्ट तैनात रहे। जनवरी 2012 में शहबाज शरीफ ने उन्हें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाया और अप्रैल 2000 में ये गिलगित बल्दिस्तान के चीफ सेक्रेटरी तैनात कर दिए गए। जनवरी 2016 में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर लगा दिए गए और अप्रैल 2017 में इन्हें सेक्रेटरी पेट्रोलियम के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। मगर वजीर आजम इमरान खान के दौर में भी ये चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज और सेक्रेटरी रेलवेज के ओहदों पर तैनात रहे। अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात को मुतनाज़े बनाने का ये इक़दाम इदारों को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है और हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर रजा रबानी ने बारहा अपने तई इसका बैकग्राउंड क्या दिया था, मुलाहिज़ा कीजिए। एक ग्रेजुअल डिसमेंटलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ आप बढ़ रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, जब आप एक क्वाइज़ाई सेंट्रलाइज्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहे हो इन प्लेस ऑफ पार्टिसिपेटरी फेडरलिज्म, जब 1973 का आइन जो है वो 1962 के आइन के शैडो में काम कर रहा हो, तो ये तमाम तर इश्यूज़ आपके सामने आएंगे। ये तमाम तर इश्यूज़ मज़ीद कॉम्प्लेक्स हों। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की तैनाती मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बाहमी मुशावरत से की गई, मगर गुज़िश्ता 3 बरसों से यही अपोजिशन जमातें चेयरमैन नैब को निशाना बना रही हैं। अक्टूबर 2017 में चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को तैनात करने वाले उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी आज अपने ही तैनात करदा चेयरमैन नैब को तौसी देने के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने को तैयार हैं। आईनी इदारों के सरबराहान और अहम शख्सियात को नवाजने और लुताड़ने की ये रीत नई नहीं है। फखरुद्दीन इब्राहिम ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार कंट्रोल कर रहे इलेक्शन। हम सब ने देखा किस तरीके से हमारा चेयरमैन नैब को चलाया जा रहा है। उसने एक दिन एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिन एक वीडियो निकला और तीसरा दिन वो एक खिलौना की तरह हमारा हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं और मुझे मजबूर ना किया जाए क्योंकि उसमें नाम है मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो फिर चिरागों में रोशनियां रही। ऐसा ही अंधा चेयरमैन नैब इस हुकूमत को चाहिए कि इस हुकूमत की करप्शन नजर न आए। मामला सिर्फ 2 इंतहाओं में उलझा है। हुकूमत ईवीएम्स और चेयरमैन नैब की तौसी चाहती है और इसके लिए ऑर्डिनेंस लाने को भी तैयार है और अपोजिशन इन दोनों मामलात पर हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। लेकिन इससे बड़ा अलमिया यह है कि आज वीडियोस कैरेक्टर असैसिनेशन से कम बात दोनों अतराफ से नहीं होती। अपने अपने मुफादात के इस घन चक्कर में इदारे मफलूज और सरबराहान मुतनाज़े हो रहे हैं। बात करते हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब से। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। फवाद, कल तक वज़ीर आज़म इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हामी थे, उनकी ईमानदारी के हामी थे और आज बकौल अपोजिशन इमरान खान के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकाया जा रहा है। कल तक इमरान खान कहते थे कि फॉरेन फंडिंग केस अब सही सिमत में चलेगा क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं और आज बकौल आप सबके वुज़रा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से बहुत सी बातें सीगाए राज हैं। खान का या पीटीआई का या हुकूमत का हमारी कोई जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। उनका जो कंडक्ट है, जिस तरीके से वो अपने ऑफिस को कंडक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो इस वक्त अपनी पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर हमें एतराज़ात हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारा ये हक है कि हम पॉइंट आउट करें कहाँ वो गलत है और कहाँ वो सही।
मगर फवाद साहब, इवेंट्स तो लोगों की ईमानदारी और कॉम्पिटेंस का तयन नहीं करते ना। या तो आप डाकू हैं, करप्ट हैं, या तो आप नहीं हैं। आज आपकी वज़रा की तरफ से कहा गया कि कैसे ये तकर्रुर हो या पॉइंट हो, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। कैसे तकर्रुर हुए फवाद साहब? क्या वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से ये तकर्रुर नहीं हुए? हाँ नहीं, जो तरीकाकार है उसके मुताबिक ही हुआ है। आज सवाती साहब ने जो है ये बात कही है, और जिस तरीके से उनको जो उनका इस वक्त का रवैया है उसके ऊपर जाहिर है कि ऑब्जेक्शंस हैं, कई उसके ऊपर एतराज़ात हैं, और उन एतराज़ात का मुख्तलिफ जो वफाकी वज़रा हैं वो आके इजहार कर रहे हैं। सिर्फ ये देखिए कि पहले अपोजिशन सिर्फ उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर रही थी। अपोजिशन ने तो इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना दे दिया था, और अगर आप तस्वीरें निकलवा के सुनवा सकें जो उस वक्त फजलुर रहमान साहब ने, बिलावल ने, बाकी लोगों ने की थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के खिलाफ, तो वो तो अशरे अशीर भी नहीं है उसका जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। हम तो आज सिर्फ उनके कॉन्डक्ट के ऊपर जो गुफ्तगू है वो बात हो रही है। अदरवाइज उस वक्त जो अपोजिशन ने जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऊपर जो दावा बोला था वो तो बहुत ज्यादा था। और मैं समझता हूँ कि अगर अपोजिशन और अब हुकूमत दोनों इस नतीजे पे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ऑफिस को उस तरह कॉन्डक्ट नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए, तो फिर उन्हें खुद भी ख्याल करना चाहिए। फवाद साहब, ऑपोजिशन का करना और हुकूमत का करना जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या आज आजम स्वाति ने इमरान खान को चार्जशीट नहीं कर दिया सर, ये कह के तकर्रुर किस तरह हुए, ये भी एक राज है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इतना गहरा देखने की जरूरत है। बस उन्होंने बात की है, और वो पहले जो है उनका एक मौक़िफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब के हवाले से है, और उसको उसी तनाजुर में देखना चाहिए। चार्जशीट वाली कौन सी बात? फवाद साहब, गहरी सोच की इसमें जरूरत नहीं है। लीडर ने चुनाव किया है आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो या तो आपके लीडर ने 2 नंबरी की है, अगर उन्होंने तकर्रुर किया है और मशकूक तरीके से किया है जैसे आजम स्वाति कह रहे हैं, दिस डजंट टेक अ लॉट ऑफ डेप्थ। इतने शवाहिद अगर आपके पास जमा हैं, आप सबके पास, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं जाते? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक तरीका ये भी है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चले जाएं। और आज अभी तक पाकिस्तान की तारीख में एक भी किसी को याद भी नहीं होगा कि कोई रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी का मेरिट के ऊपर डिसीजन हुआ हो। फैसले ही नहीं होते वहां पे। और जो तरीकाकार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें फ्रैंकली वो भी एक और इस्लाहात के मुतकाजी मामला है जिसमें इस्लाहात होनी चाहिए। अभी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का जो केस है वो भी तक वो जो है वो वहां पे किसी कोने पे नहीं लग सका, उसकी समझ नहीं आती किधर है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर लोगों का ये सम्मानना है कि वहां पे बड़ी कमजोरियां हैं उस निज़ाम में। अब दूसरा ज़ाहिर है कंटेम्प्ट का भी ऑप्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेनेट के इंतखाबात में हदायत दी थी वो फॉलो नहीं की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो वो भी ऑप्शन है। सो कई ऑप्शन है, उनके ऊपर गौर करेंगे इंशाल्लाह। पहला तो हमारा ख्याल यही है कि इलेक्शन कमिश्नर जो है जिस किस्म का माहौल है उसमें उनको खुद भी ख्याल करना चाहिए। सर, बेहतर है कि अगर आप इन्हीं ऑप्शंस पे पहले गौर कर लें, क्योंकि अब आपके वजीर ना समझते हुए भी अपने लीडर इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान को चार्जशीट कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं इस्तीफा दे दें, मगर सही रास्ता नहीं आप लोग इख्तियार कर रहे। और हो ये रहा है कि डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, चंद दिनों में वो सामने आ जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस पे सिक्योरिटी कमीशन ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। दोनों सख्त रिपोर्ट्स हैं हुकूमत के खिलाफ हमारे जराये के मुताबिक। तो ऐसे वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे मांगने, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाने, उनकी नीयत के ऊपर सवाल उठाने, ये तो आप अपनी नीयत और अपनी साख को मुतासिर कर रहे हैं। देखिए जी, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हुकूमत के खिलाफ सारी रिपोर्टें हो गई हैं, तो वो सेनेट के इंतखाबात में जो वीडियो आई थी पैसों के लेन देन की, उसका मामला क्यों कंक्लूड नहीं हो रहा। और अभी तक जो फरियाल तालपुर का जो केस है या जो बाकी केसेस पड़े हुए हैं वो आगे क्यों नहीं जा रहे। तो इलेक्शन कमीशन को तो बिल्कुल आगे चलना चाहिए, चाहे वो डस्का हो, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, उनको आगे बढ़ना चाहिए। और जो चाहे वो फंडिंग के केसेस हो, उनको लाजमन डिसीजन करना चाहिए, इसमें कौन सी दो राय। सर, नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन के हवाले से बात करूंगी। नैब चेयरमैन कब्जे में है हुकूमत के, ये बात पीपल्स पार्टी कह चुकी है, और PMLN भी, और वीडियो की बात बार बार की जा रही है, दोहराई जा रही है। इवन फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनकी जानिबदारी पे मोतरज़ है हिज़्ब इख्तिलाफ। और आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि हर महकमे में करप्शन हो रही है, लेकिन चेयरमैन नैब को बाहर नहीं दिखाई दे रही। एक्सटेंशन दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो तो वाजे कर चुके हैं अपना प्लान। कब्जे में होते चेयरमैन नैब फ्रेंकली, तो आज ये जो सारी लीडरशिप इस वक्त करप्शन के केसेस के बावजूद बाहर है, ये हरगिज बाहर ना होती, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। और अगर इमरान खान का इतना वहां पे बात चल रही होती, तो जिस तरीके से करप्शन की रिकवरी कई मुल्कों में हुई है
और जिसको लोग हमारे बड़ा पसंद करते हैं, वही जो है वो यहाँ पे भी होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम इस तरह का है, उसको हमने फॉलो किया है। चेयरमैन नैब से हमारे अपने भी बड़े गिले हैं और हम समझते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से मरियम नवाज आज अदालत में बाहर हैं और उनके ऊपर कैलिबरी फॉन्ट का केस जिस तरीके से बनाया गया, फिर जिस तरीके से ये शहबाज शरीफ अभी बाहर फिर रहे हैं, खुद और जो बाकी इनके रहनुमा जो है ख्वाजा आसिफ हो गए, एहसन इकबाल, ये वो सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली तो जेलों में होना चाहिए। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये सारे लोग जो हैं, खुसूसन ये शरीफ फैमिली और ये सारे लोग जो हैं ये जेलों में नहीं है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये मुल्क में लोग जो है समझते हैं कि एहतसाब का अमल स्लो है और अगर एहतसाब का अमल दुरुस्त तौर पे होता तो ये सारी फैमिली जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ से बाहर मुंतकिल किए, वो किसी ना किसी हिसाब किताब में आज ये फवाद साहब, ये किस तरह के गिले हैं जो आपको इतना बेहतरीन तौर पे पॉलिटिकली सूट करते हैं? आपका बनाया हुआ हर केस आपके वजीर के खिलाफ जो है वो परसू नहीं होता, उसको ड्रॉप और शेल्फ कर दिया जाता है। आप लोग, इट्स आयरॉनिक, आप लोग जिन लोगों का तकर्रुर खुद भी करते हैं, जिनको खुद भी चुनते हैं, उनको भी जलील खुद करते हैं जाके, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देख लीजिए। लेकिन नैब चेयरमैन के अंडर जो नैब जिस तरह चलाया गया है, वो तो अदालतों ने भी कहा है कि नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम भारा लगाया है। इस अदालत ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्जाम लगाया है, उनको चाहिए था वो आगे प्रोसीड करते और केस खारिज करते और 182 के ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन वो तो उन्होंने नहीं की। लिहाजा उस फैसले का क्या कहिए जिसका कोई कॉन्सिक्वेंस ही नहीं। सर, मगर नैब चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में भी अब फ़कत 20 दिन रह गए हैं। 8 अक्टूबर को उनकी टेन्योर ख़त्म हो रही है ना। आप लोगों ने कंसल्टेशन शुरू की है, इमरान खान साहब शहबाज शरीफ के दरमियान कोई बात नहीं हुई, हतमी फैसला आप लोग अभी तक दे नहीं रहे, क्या करने जा रहे हैं? और अपोजिशन बहरहाल अपना फैसला तो सुना चुकी है सुप्रीम कोर्ट जाने का। नहीं, हतमी फैसला हमारा एक तो हतमी है और वो ये है कि हम नैब के एक्यूज्ड से कंसल्टेशन नहीं कर सकते कि वो हमें बताएं कि अगला चेयरमैन नैब जो है वो कौन होना चाहिए। तो कंसल्टेशन शहबाज शरीफ साहब से तो नहीं होगी। ये तो इमरान खान बड़े बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर वो फैसला भी कर चुके हैं, हम बता भी चुके हैं कि चूंकि शहबाज शरीफ बहुत सीरियस मुकदमात का सामना कर रहे हैं इस वक्त नैब में, लिहाजा उनसे कंसल्टेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसी वक्त अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर दोनों जो हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो अपनी लीगल ओपिनियन इसके ऊपर बनाए कि इन हालात में कि जब लीडर ऑफ द अपोजिशन नैब को मतलूब है और अगला चेयरमैन नैब लगना है, तो उसकी कंसल्टेशन कैसे एक्यूज से की जा सकती है। तो इसके ऊपर वो कंसल्टेशन हो रही है और वो जो भी हतमी राय देंगे उस पे आगे बढ़े। हर फैसले आप लोगों ने खुद करने हैं, यानी कि ये आइन की तशरीह का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। आप कह रहे हैं केस बना हुआ नहीं करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। सर, मगर उनके खिलाफ कोई कन्विक्शन तो अभी तक आई नहीं है। इंक्वायरी तो किसी के भी खिलाफ कभी भी शुरू हो सकती है, ऑपोजिशन कहती है। कन्विक्शन तो बाहर अभी भी नहीं आई, यानी कि कल को जो भी नहीं मुशावरत करना चाहेगा हिज़्ब इख्तिलाफ से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, वो इंक्वायरियां बना देंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात। पहली बात तो यह है कि आपको फिर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस का फर्क नहीं पता। इंक्वायरी जो है वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है, वो किसी के खिलाफ भी हो सकती है और सिर्फ महज दरखास्त का पेंडिंग होना वो शायद इतना बड़ा बार भी ना हो। लेकिन यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ इंक्वायरी पेंडिंग नहीं है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होके वो एक्यूज डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस पेंडिंग है, रेफरेंस का फैसला जो है वो होना है। अदरवाइज उनके बारे में जो नैब है वो तो अपनी ओपिनियन दे चुका है कि वो मुल्ज़म है और उन्होंने कम से कम 25 अरब रुपया पाकिस्तान से बाहर इलीगल शिफ्ट किया और फिर इलीगल टीटीज के तहत उनको बुलाया, वापस मंगवाया। खैर ये तो वो पैसा है जिसका हमें पता चल गया, अदरवाइज तो ज़ाहिर पैसा इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये मुकम्मल हो चुकी है और रेफरेंस फाइल हो चुका है, ये इंक्वायरी नहीं। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं सर, मगर बहरहाल नैब चेयरमैन एक ऐसा होता है, एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो सबके लिए काबिल कबूल होनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर से बामायने मुशावरत करना नहीं चाहते आप लोग, कंसल्टेशन के मामले को तब्दील करने की भी बात कर रहे हैं लॉ मिनिस्टर साहब, यानी कि सिरे से कंसल्टेशन भी अपनी अखज़ करीबी लानी है और तमाम कवानीन पावे ऑर्डिनेंस से चेंज करने हो वो भी काबिल कबूल है। ये हमारे नज़दीक एक बिल्कुल मज़ाका खेज होगा कि अगर मुल्ज़म जो है वो बताए कि मेरा तफ्तीशी अफसर कौन होना चाहिए। लिहाजा इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के ऊपर चूंकि एक केस नैब ने उनके ऊपर साबित किया है, वो उनको मुल्ज़म साबित कर चुकी है और वो उस केस को भुगत रहे हैं। अब ये कहना कि उसके चेयरमैन जो है वो हम शहबाज शरीफ साहब से पूछ के लगाएं, ये मुमकिन नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब मौजूद थे। लेते हैं छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए पॉलिसी रेट 25 बेस पॉइंट्स इजाफे के बाद 7.25% कर दिया है। 27 जुलाई 2021 को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए बताया गया था कि पॉलिसी रेट में इजाफा बतदरीज किया जाएगा और पॉलिसी रेट को मुस्तकबिल में ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। नाजरीन, मॉनेटरी पॉलिसी में हुकूमत ने फिस्कल पॉलिसी, बिरूना कर्ज और महंगाई पर भी राय देते हुए कहा है कि अगरचे जून से साल ब साल महंगाई में कमी आई है, मगर मुस्तकबिल में महंगाई के बढ़ने की तवक्को की जाए। मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक बैरूनी सेक्टर में करंट अकाउंट में जुलाई में $8 अरब और अगस्त में $1.5 अरब का खसारा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी ये भी बताती है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 4.1% कमी वाक़ई हुई है। पॉलिसी रेट में कदरे कम मगर इजाफा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब IMF से अक्टूबर में दोबारा मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इसी के तहत बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके बजट और तजारती खजारे को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में ऐलान करते हुए ये भी कहा गया कि पाकिस्तान का GDP इस साल 5% पर पहुंच जाएगा। लेकिन आपको बताते चलें कि हम खित्ते के दीगर ममालिक पर नजर दौड़ाएं तो हिंदुस्तान का पॉलिसी रेट इस वक्त 4.25% है, जबकि बांग्लादेश का 4.75 है। बांग्लादेश ने पॉलिसी रेट में आखिरी तब्दीली अप्रैल 2020 में की थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी रेट में आखिरी तब्दीली जून 2021 यानी कि 5 माह कबल की थी। बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के एक्सपर्ट खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम, पॉलिसी रेट में 25 बेस पॉइंट्स बढ़ा के क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या उम्मीद की है? अच्छा देखें, पहली तो बात यह है कि मोरलेस सेम सिचुएशन अब नज़र आ रही है जो हमने 3 साल पहले देखा था कि इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ती जा रही थी। इवेंचुअली फिर स्टेट बैंक जो है वो उसने रेट बढ़ाया और काफ़ी हद तक बढ़ाया। उसके बाद फिर हमारी ग्रोथ भी जो है वो काफ़ी कम हो गई थी और ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स रुक गई, कम हो गई थी काफ़ी, और उसकी वजह से ग्रोथ भी हमारी जो है स्लो डाउन हो गई बहुत ज़्यादा। तो मोरलेस डायरेक्शन अब वही नज़र आ रही है क्योंकि इंपोर्ट्स जो है इस वक्त मंथली जो है वो हिस्टोरिक हाई पे हैं और उसके 2 बड़े रीजंस हैं। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि जी डिमांड जो है वो भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि रिकवरी आई है इकोनॉमी में जो है पिछले कुछ 8 महीने में कोविड से निकलने के बाद, और साथ साथ आपके इंटरनेशनल जो एनर्जी एंड फूड प्राइसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो देखें, एक एंड शायद रोकने के लिए स्टेट बैंक ने ये कोशिश की है कि यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाएँ क्योंकि एक तरफ तो करेंसी को छोड़ा हुआ था ताकि करेंसी जो है खुद एडजस्ट होती रहे और इम्पोर्ट्स नेचुरली उसकी ग्रोथ न्यूट्रलाइज हो जाए। करेंसी जब बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट्स महंगी होंगी तो इम्पोर्ट्स रुकेंगी। तो ये एक स्टेट बैंक है। लेकिन दूसरा मसला ये है मैं कि 25 बेसिस पॉइंट तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली। 25 बेसिस पॉइंट से इनफैक्ट जितना भी रेट इस वक्त बढ़ाया जाएगा उसकी वजह से नुकसानात ज़्यादा नजर आते हैं बनिस्बत इसके कि कोई फ़ायदा हो एट दिस पॉइंट। एक तो बड़ा नुकसान ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है इस वक्त फाइनेंशियल मार्केट में। बैंक से सबसे ज़्यादा पैसा इस वक्त गवर्नमेंट उठाती है अपनी जो है वो फिस्कल बोरोइंग और अपने टैक्सेस का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए। तो 1% चेंज होता है तो बिलियन रुपीस का जो है वो कर्जा ऐड हो जाता है मजीद एग्जिस्टिंग जो है वो लोन्स में। ये हुआ था पिछले 1.5 साल भी जब इंटरेस्ट रेट शरह सूद 13.5% पे चली गई थी। बिल्कुल। और वही फिर अब अगर रेट बढ़ता है तो ये नुकसान होगा। फिर प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक का नुकसान होता है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है उनके एग्जिस्टिंग लोन्स पे या फिर वो जो मजीद लोन लेने जाते हैं और उसकी वजह से फिर वो अपनी प्रोडक्ट में इस प्राइस को बिल्ड करते हैं तो इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट यहाँ से भी आता है। तो मेरे ख्याल में नुकसान ज़्यादा नजर आते हैं इस वक्त रेट बढ़ाने के मगर खुरम 13.25% पर जब रेट गया था, आप सही फरमा रहे हैं, कर्जा डबल हो गया, ऑफ कोर्स आल्सो बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन, लेकिन आम आदमी बड़ी बुरी तरह मुतासिर होने जा रहा है। इन्फ्लेशन तो अब कंट्रोल, महंगाई तो कंट्रोल होगी नहीं क्योंकि जब कर्जा महंगा हो जाएगा तो जो भी ताजिर है, बिजनेसमैन है, वो अपनी कीमतों के अंदर ही उसको एडजस्ट करेगा प्राइसेस बढ़ा के। सो ट्रेंड तो हमारे मुल्क में हमेशा ये रहा है कि जब भी रेट ऊपर जाता है तो महंगाई और इन्फ्लेशन बढ़ती है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा एक जो है बड़ी इंटरेस्टिंग जो है एक ट्रेंड है और ज़्यादातर ऐसा भी हुआ है महर कि अगर आप कुछ पॉलिसीज़ उठाएं जिसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है लेकिन अगले ही 1-2 दिनों में जो है वो जो करेंसी है हमारी वो डेप्रिशिएट भी हुई है साथ साथ। हालांकि मकसद ये होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का
कि उस करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़े, उसकी डिमांड में इजाफा और उसकी सप्लाई में कमी आए, क्योंकि अगर किसी चीज़ पे आप उसकी कॉस्ट बढ़ाते हैं तो उसकी प्राइस गिरनी चाहिए। इसी तरह रुपी एक्चुअली डिप्रिशिएट हुआ है, कई मरतबा ऐसा देखा गया है फॉलोइंग इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। और उसका एक आपने दूसरा जो पॉइंट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें, जब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया जाता है तो हमारी इकोनॉमी में कॉस्ट ज़्यादा बिल्ड हो जाती है। एक तो कॉस्ट वो है फूड इन्फ्लेशन, जिसका सप्लाई के साथ कंसर्न है, यानी कि अगर हम गवर्नेंस ठीक नहीं कर रहे, हमारी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एफिशिएंट नहीं है, वो तो जो फार्म टू मार्केट है, यानी कि जो फसल उगती है और जो आती है आपकी मार्केट तक। अभी देखें बम्पर क्रॉप की बात हो रही है, वीट बम्पर है, शुगर बम्पर है, तो प्राइस का इम्पैक्ट क्या है उस पर ही। असल में बात यह है कि बम्पर क्रॉप होती है तो उसका प्राइस उसकी जो है उसी फसल की नीचे जानी चाहिए, ताकि लोगों को जो फूड इन्फ्लेशन है वो उसमें कमी आए, लोगों को जो है वो ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी हो, जो है आटा खरीदने की, चीनी खरीदने की, या जो भी बेसिक अशिया है खुर्दनोश की वो खरीदने की। तो वो तो कमी नहीं हो रही उसमें उस तरह से, जितने ज़्यादा जो है इजाफा पिछले जो है वो सालों में हुआ है। उसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल में गवर्नमेंट फिस्कल जो है अथॉरिटीज़ का काम है, प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ का काम है कि गवर्नेंस को ठीक किया जाए। फिस्कल पोजीशन को जो है इम्पॉर्टेंट है ठीक करना, और फिस्कल स्ट्रक्चर को ठीक करना, और फिस्कल जो आपकी पब्लिक फाइनेंसेस है इसको ठीक करना। आप देखिए स्टेट बैंक ने ये पॉइंट आउट भी किया है कि फिस्कल पोजीशन जो है वो लास्ट क्वार्टर में उसमें पीएसडीपी में बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी आई, खर्चे में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तो जब खर्चों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है फिस्कल पोजीशन में, और टैक्सेस उसमें नहीं होते, या जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो सही से जो है सही जगह नहीं लगते, तो नेचुरली वहाँ से जो है वो डिमांड भी निकलती है, फिर इम्पोर्ट्स में इजाफा होता है। तो जब तक महर फिस्कल पोजीशन को ठीक नहीं किया जाएगा, फिस्कल जो हमारी जड़ है इकोनॉमी के सारे बीमारियों की, फिस्कल पब्लिक फाइनेंसेस हैं, एनर्जी के इश्यूज हैं, और आपके जो है दूसरे इश्यूज हैं जो कि आपकी गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो ठीक नहीं होंगे, आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं ये इफेक्टिव नहीं होंगे इतने। और ये कोई हमारी वेस्टर्न इकोनॉमी नहीं है कि आप 25 बेसिस पॉइंट या 10 बेसिस पॉइंट या 30 बेसिस पॉइंट को ऊपर नीचे करें तो हर इंसान वहाँ पे वेस्टर्न इकोनॉमी में जो है वो कर्जों में घिरा हुआ है, तो उसको इम्पैक्ट आता है। हमारे यहाँ तो पर्सनल फाइनेंस है ही नहीं, सबसे ज़्यादा जो डेट में इजाफा हुआ है, सबसे ज़्यादा जो आपके लेंडिंग में इजाफा हुआ वो तो गाड़ियाँ बिकी हैं, गाड़ियों की जो है वो फाइनेंसिंग हुई है। तो रेट ऊपर नीचे करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसानात हालांकि शॉर्ट टर्म में बढ़ जाता है। मगर खुरम बताऊं, मजे की बात यह है कि रुपी फिर भी डिवैल्यू है, आज भी 68 पैसे गिराए। यूएस फेडरल रिजर्व्स जो है वो उन्होंने तो कहा है कि 2022 तक अमेरिका अपने रेट नहीं बढ़ाएगा, और आप सोचिए फकत 18 माह के अंदर 25% टोटल अमेरिका की तारीख के डॉलर जो है 25% उसके पिछले 18 माह के अंदर प्रिंट हो गए, मगर रेट नहीं बढ़ाएंगे जस्ट के ग्रोथ हो सके इकोनॉमी के अंदर। बेशक इन्फ्लेशन हो, बट दे प्रेफर ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन एज अपोज टू जस्ट इन्फ्लेशन। हम क्यों नहीं इस बातें समझ रहे? देखें, बात यह कि यूएस डॉलर जो है वो दुनिया में काफ़ी हद तक यूज़ होता है, 60% रफली कोई उसका जो इस्तेमाल बल्कि ज़्यादा है, और हर कमोडिटी उसमें प्राइस होती है, चाहे वो ऑयल है, चाहे फूड के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्टील है, यू नेम इट, सारी कमोडिटी जो है यूएस डॉलर में होती है, क्योंकि वो एक बेंचमार्क करेंसी बन गई है और काफ़ी अरसे से है। तो उसमें हुआ ये है कि जब से कोविड आया है तब से यूएस डॉलर जो है वो एग्जिस्टेंस में है। उस वक्त से आज तक पिछले 18 महीने में उस पूरी हिस्ट्री का 25% जो है वो प्रिंट हुआ है। इसका मतलब ये है कि जितना स्टिमुलस यूएस ने दिया है उतना शायद दुनिया में किसी ने भी नहीं दिया। यूएस इकोनॉमी की बात करूं, गवर्नमेंट की बात करूं, और वहाँ पे रेट्स जो है वो नेगेटिव भी हुए हैं, जीरो भी हुए हैं, बहुत 1 to 2%, और दुनिया भर में अभी भी ऐसा ही है। इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में अभी कम है क्योंकि कोविड के असरात, आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी बहुत ज्यादा हैं, और हमारे यहाँ भी शायद रिकवरी जो है वो अभी नाइव है। अभी तो हमारे यहाँ जो टर्फ में फाइनेंसिंग जो 4% 5% पे स्टेट बैंक ने फाइनेंसिंग दी थी कम शरत सूद पे, उसके तो इम्पैक्ट्स अभी आने, क्योंकि ये ना हो कि हम इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके हों, करेंसी बहुत ज़्यादा डिवैल्यू भी हो चुकी हो, इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हो, और हमारे जो नए बिजनेस नए प्लांट्स लेकर आ रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हैं, उनके लिए आते ही एक जो है ना वो शॉकिंग इन्वायरमेंट हो या उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाए। तो ये हमें नहीं देख करना, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है कि दुनिया भर में इस वक्त सिर्फ इन्फ्लेशन पे नहीं, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ पे, दोनों पे जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ बड़ा ये डेलिकेट इस वक्त जो है वो पॉइंट है कि यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें कि बिल्कुल ग्रेजुअल लेके चलें, कि सिर्फ देखें कि जी जहाँ बहुत ज़्यादा अदर देन एनर्जी एंड फूड अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो एक्चुअली नीचे आई है। स्टेट बैंक ने कोर इन्फ्लेशन को बताया कि वो नीचे आई है, इन्फ्लेशन एक्चुअली इन जनरल भी नीचे आई है, यानी कि जो पेस ऑफ इन्फ्लेशन है महर वो स्लो डाउन हुआ है। वो जून में जो है ज्यादा था, जुलाई में कम हुआ, अगस्त में मजीद कम हुआ लास्ट ईयर के मुकाबले में। तो एक्चुअली तो यहाँ केस नहीं बनता रेट इंक्रीज का, लेकिन मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने शायद
प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है कि जी आप थोड़ा सा रेट ऊपर कर दें तो उससे शायद इंपोर्ट्स रुक जाएंगी। 25 बेसिस पॉइंट से इंपोर्ट्स नहीं रुकेंगी बिल्कुल। बहुत बड़े मेजर्स और लेने पड़ेंगे आपको, खासकर फिस्कल साइड पे स्ट्रक्चरल इश्यूज आपको ठीक करने पड़ेंगे। लेकिन लास्ट में ये कहूँगा महर कि होगा यही कि जब भी आप 1.5 से 2% से ज्यादा ग्रो करने की कोशिश करेंगे और स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं करेंगे ठीक, तो आपके यहाँ इंपोर्ट्स हमेशा बढ़ जाएंगी। आपके यहाँ वही सिचुएशन होगी, फिर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, फिर आपको जो है इंपोर्ट्स रुकेंगी तो इकोनॉमी भी स्लो डाउन हो जाएगी, फिर वही आपके पास जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो बेहतर ये है स्ट्रक्चरल इश्यूज को गवर्नमेंट जल्द से जल्द देखे, पहले एड्रेस करे, अवलीन तरजीह रखे, बिल्कुल, रादर देन हम रिलायंट हो मॉनेटरी पॉलिसी पे। स्टेट बैंक तो अपना काम करेगा, बट पॉइंट ये है कि उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खुर्रम शहजाद मौजूद थे। नाज़रीन, बहरहाल माहिरीन का ये मानना है कि इतने कम इंक्रीज से कुछ ज़्यादा अचीव होगा नहीं, लेकिन बर्डन जो है वो गवर्नमेंट फिस्कल्स के ऊपर पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर मुतासर होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और महंगाई मजीद और बढ़ेगी। हुकूमती रेट सब्सिडीज़ जो है, रोशन अपना, हाउसिंग प्रोग्राम्स, दीगर प्रोग्राम्स, ये सब मुतासर होंगे प्रोग्राम्स। और फ़कत एक बेनिफिशरी इसका ज़रूर होगा और वो हैं पाकिस्तान के अंदर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता 3 सालों से पाकिस्तानी अवाम हुकूमत की मिसमैनेजमेंट का खुमियाजा भुगत रही है, चाहे वो आटे की दरामद ना करने से कीमत में इजाफा हो या फिर LNG की बर वक्त दरामद ना करने का फैसला हो। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 3 सालों में अरबों रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर डाला जा चुका है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है कि जब डॉलर फ्री फ्लोट कर रहा है, तो देर से LNG के मुआहदे किए गए, डॉलर की कदर में इजाफा होता रहा, दरामदी बिल पर पेट्रोलियम मसनूआत का बोझ पड़ता रहा और तजारती खसारा बढ़ता रहा। नाजरीन, जिसके बाद हमने ये देखा कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से LNG की दरामद, महंगी LNG के इल्जामात के बाद ऑडिट का फैसला कर लिया गया। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने माली साल 2019-20 के दौरान LNG की दरामद में मिसमैनेजमेंट, महंगी LNG की खरीदारी समेत पेट्रोलियम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, NHA और PWD स्टेट ऑफिस और ओगरा समेत दीगर इदारों में 205 अरब रुपए से जायद की बेकायदगियों का इंकशाफ किया है। एक्सप्रेस न्यूज में छपने वाली इरशाद अंसारी की खबर के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट 2020-21 में माली साल 2019-20 के हिसाबात का ऑडिट किया गया है और ऑडिट रिपोर्ट में यह इंकशाफ सामने आता है कि माली साल 2019-20 में LNG कार्गो की दरामद की मिसमैनेजमेंट के बायस कौमी खजाने को 1 अरब 65 करोड़ 97 लाख रुपए से जायद का नुकसान हुआ है, जबकि LNG के टेंडर्स में गैर जरूरी ताखीर की वजह से महंगी LNG खरीदी गई है। LNG की दरामद की नाकिस मंसूबाबंदी के दूसरे ऑडिट केस में भी कौमी खजाने को 1 अरब 31 करोड़ 39 लाख रुपए से जायद के नुकसान का इंकशाफ सामने आया है। माली साल 2019-20 में पोर्ट चार्जेस की इजाफी अदायगियों की मद में कौमी खजाने को 8 अरब 70 करोड़ 45 लाख रुपए के नुकसान का भी इंकशाफ किया गया है। मैनेजमेंट फीस पर कम सेल्स टैक्स चार्ज करने की मद में भी कौमी खजाने को 18 करोड़ 79 लाख रुपए नुकसान पहुंचाया गया है। नाज़रीन, ऑडिट रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि नुकसान की तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट अब वजीर खजाना शौकत तरीन साहब के हवाले कर दी गई है। ये पहला मौका नहीं है बहरहाल कि रवां साल अगस्त में भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इस बात का इंकशाफ किया था कि टर्मिनल्स पूरी तरह इस्तेमाल ना करने की वजह से 11 अरब रुपए की इजाफी अदायगियां करना पड़ रही हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया था कि इंतजामिया मुल्क में सर्दियों की डिमांड की तारीखी रुझान को भी मद्देनजर न रख सकी और ना ही बैनुल-अक़वामी मार्केट में गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर नजर रख सकी। मिसाल के तौर पर दिसंबर 2020 के लिए LNG नवंबर 2020 में जाकर ऑर्डर की गई कि जिसकी वजह से $6.78 फी MMBTU की कीमत मिली। रिपोर्ट के मुताबिक अगर बर वक्त ऑर्डर्स दे दिए जाते तो जून में यही LNG दिसंबर के सौदों के लिए $4.38 पर दस्तयाब थी। कमजोर प्लानिंग और गलत फैसलों के नतीजे में देर से टेंडर्स किए गए और 7.7 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यही नहीं, इसी माह 2 तारीख को नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि महंगी LNG की खरीदारी से सिर्फ एक महीने में सारिफीन पर 9 अरब 60 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया है। एक अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में हुकूमत महंगी LNG की खरीदारी पर 122 अरब का नुकसान उठा चुकी है। ये मिसमैनेजमेंट की कहानी है। ये वो कहानी है कि जिसके हवाले से बारहा ना एतराफ़ किया जाता है और ना सही तरह तहकीकात की जाती हैं। लेकिन जाने से पहले एक और खबर आपकी खिदमत में पेश करेंगे ऑन अ लाइटर नोट ऑफ कोर्स। नाजरीन, 9 दिसंबर 1966 को सादत हसन मंटो की शॉर्ट स्टोरी झुमके को फिल्म बदनाम में अक्स बंद कर लिया गया और इस फिल्म का एक डायलॉग पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का मशहूर तरीन डायलॉग बन गया। उन जुमलों में से एक करार दिया जाता है। कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके?
किसने पहनाए हैं ये झुमके? कहाँ से आए हैं ये झुमके? तुम्हारे खुले बालों में क्यों अटके हुए हैं ये झुमके? तुम्हारी आंखों से क्यों बह रहे हैं ये झुमके? क्या कह रहे हैं झुमके? बदनाम फिल्म में रंगीला और फिल्मियों को झुमकों के असल मालिक का पता चल गया। मगर पाकिस्तान में आज एक शहरी इब्रार खालिद ने जब पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त दायर की कि वजीर आजम इमरान खान को बैरून मुल्क से मिलने वाले तहफ़ की डिटेल्स, उसकी तफसीलात पेश कर दी जाएं, बता दी जाएं, तो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने फैसले के बावजूद वफाकी हुकूमत ने आज कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत का मानना है कि तहफ़ क्लासिफाइड हैं, इनकी डिटेल्स क्लासिफाइड हैं, तफसील बताने से मुल्क की वकार मजरू होगा, मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुकात में मुतासिर होंगे, उसका बुरा इम्पैक्ट आएगा। तो ये नहीं बताया जा सकता कि झुमके, सॉरी टू से, तोहफे किस मुल्क ने दिए और क्या क्या दिए। आयरनी ये है कि यही जवाज़ नवाज शरीफ साहब ने पेश किया था अदालत के अंदर जब उनसे पूछा गया था। और उससे बड़ी आयरनी ये है कि 2 साबिक वज़राए आज़म और एक सदर के खिलाफ आज भी तोशाखाना से तहफ़ का मिसयूज़ जो है वो अदालतों के अंदर चल रहा है। सो आई मीन इट सीम्स दे इमरान खान साहब हैज़ अ लॉट मोर इन कॉमन विद हिज ओपोनेंट्स देन ही लाइक टू एडमिट। इजाज़त दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।